हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। हम लोग कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी के सीरीज़ में हम लोग ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी 2 सेशन देख चुके हैं। इस सेशन में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ये जो टॉपिक है, जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, प्राइमरली यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं योजना मैगज़ीन। काफ़ी बेटर वे में लिखा गया है और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई थी। हालांकि हम लोग मैगज़ीन से काफ़ी बाहर भी कुछ डिस्कशन किए हुए हैं। बेसिक्स को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने देखा था ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैटेगराइजेशन, एंड दिस कैटेगराइजेशन वाज गिवन बाय डिफरेंट अदर जियोग्राफर्स लाइक रिस्ले, हटन एंड सिमिलरली गुहा। तो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी आ रखे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी एज़ यूजुअल, सबको पता है कल था मैच, और वो मैच नहीं, वो इमोशन था, तो खैर क्लास नहीं हुई थी। दूसरी चीज़, सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, और सभी लोग आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से और एक अच्छे मुकाम तक पहुँचिए, यही जो है सबके लिए एक शुभकामना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ यहाँ पर राइटअप भी लिखा गया है, और जो राइटअप है वो बेसिकली आपको एज इट इज़ रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये आपको केवल और केवल ज्योग्राफी में नहीं बल्कि आपको आगे के कई सारे जो पेपर्स हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगी। ट्राइबल का जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस एग्जामिनेशन, यानी कि जीएस के पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट एसए में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ज्योग्राफी में तो खैर ये हमारा एक टॉपिक ही आ जाता है, एक प्राइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्राइबल लाइफ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आखिर में बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक क्या है ग्लोबलाइजेशन के। हम लोगों ने कल जब डिस्कस किया था तो उस डिस्कशन के दौरान में हम लोगों ने ये बात किया था कि जो ट्राइबल लाइफ है ये प्राइमरली जो मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर कहा जाए कि ये प्राइमरली जो इम्पैक्ट हो रही है वो 3 कारणों से हो रही है। एक कारण इसमें हम लोगों ने देखा था ए कल्चरेशन, तो दिस इज़ ए कल्चरेशन। दूसरा हम लोगों ने देखा था मॉडर्नाइजेशन की वजह से, और तीसरा हम लोगों ने देखा था ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और उसी का एक पार्ट यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है इन अ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ड्रॉबैक्स, तो उसको वापस से डिस्कस करने का मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए और आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि आप प्रैक्टिस करें। ये तीनों ही जो टर्म्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, सो वी कैन नॉट इग्नोर एनी अमंग देम। हम लोग इसको कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट मॉडर्नाइजेशन पे भी जाता है, और मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट हम एकल्टरेशन पर भी देख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से एकल्चरेशन का मॉडर्नाइजेशन पे, मॉडर्नाइजेशन का ग्लोबलाइजेशन पर हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक कह सकते हैं ट्राइट फॉर्मेट में चलती है, ट्रिपलेट फॉर्मेट में चलती है, जो कि डायरेक्टली ट्राइबल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था तो इसके ड्रॉबैक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था कि आखिर में क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम निकल करके आ रही हैं। सो आप वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से लिख देंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेनिफिट्स के बारे में अगर देखा जाए, सो हियर इज़ बेनिफिट्स के बारे में देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी और हम लोग यूज़ करेंगे जब भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट देख रहे होंगे। इस हम बेनिफिट्स में अगर देखें तो 2-3 चीज़ें, एक तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाती है, तो दिस इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में आ जाएगा। अब जैसे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एरियाज़ ऑफ द ट्राइबल बेल्ट वी कैन से कि स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो हमें देखने को मिलता है, ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनते हैं और ये आसियान के भी काफ़ी नज़दीक है, और इस वजह से यहाँ पर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपना करके हम लोग इस एरिया को इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। इस एरिया को डेवलप करने के लिए सिंपल सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कई सारी एजेंसीज़ और बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाएगी, दिस वुड बी अगेन वेरी वेरी नाइस, काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, जिससे आगे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की कनेक्टिविटी और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब यहाँ पर मेरा है दिस इज़ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज़ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आगे ग्लोबलाइजेशन होगी या फिर मॉडर्नाइजेशन होगी, यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, दीज आर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा
या सोशियो इकोनॉमिक की जगह सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी आप लिख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई होंगे, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट होंगे और काफ़ी पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट होगा। तो दिस इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरीके से, सीधी सी बात है, नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगाए जाएंगे, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ाई जाएगी, जिससे कि मोर्टेलिटी हो गई या फिर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो ये इतना तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है उसको भी रोक लगाई जा सकती है, उस पर भी ये कंट्रोल किया जा सकेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जिसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक आगे जा कर के जो ट्राइबल बेल्ट है उसको हमें एनीवे मॉडर्न तो करना ही है, एनीवे हमें आगे जा कर के इस पर काम करना ही रहेगा, जिसको लेकर के हम ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें हम लोग तो लिटरेसी रेट हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई, सैनिटेशन हो गई, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। थर्ड पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं दिस एरिया कैन बिकम यू कैन से सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम इसे सोर्स ऑफ एनर्जी भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो मोस्टली द एरिया नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ आर हिली एरियाज़, और हिली एरिया में ऑटोमेटिकली यहाँ पर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है और इस पोटेंशियल को हम लोग यूज़ कर सकेंगे। और इस पोटेंशियल से ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन एरियाज़ में भी हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकेंगे। सो एनर्जी सप्लाई के लिए काफ़ी अच्छा एक सोर्स बन सकता है। जैसे ही एनर्जी सप्लाई का एक सेंटर बन जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी और हम ये कह सकते हैं कि कल्चरल प्रिजर्वेशन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल्चर जो होता है ये प्राइवेट अफेयर होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो एक पब्लिक अफेयर होती है। सो वी कैन नॉट, वी शुड, द डेवलपमेंट शुड बी देयर, डेवलपमेंट तो होना बहुत ज़रूरी है। इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द कल्चर वी कैन नॉट इग्नोर डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट and development is public affair. So simply we can say कि we should work in the public affair without impacting or without affecting the private affairs of the tribal people, that is their cultural preservation. So this would be the benefit of globalization. अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना पड़ेगा कि हम ये जो बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये सच में ग्राउंड रियलिटी में क्या हमें ये देखने को मिल रहे हैं? सो आंसर इज़ यस, हमें ये देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखने को हमें कैसे मिल रहे हैं? नॉर्मली हमारे पास होता है एक SDG गोल। सो दिस इज़ SDG गोल। इस SDG गोल को लेकर के तमाम छोटे मोटे और भी पैरामीटर्स हमारे नीति आयोग ने बना करके रखे हुए हैं, और इसी नीति आयोग के इसी SDG गोल के छोटे मोटे जो डेवलपमेंट्स हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम निकल करके आता है और SDG इंडिकेटर्स निकल करके आते हैं। इस SDG इंडिकेटर और इसी तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंडा या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो प्लान्स होते हैं उसमें यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे एस्पिरेंट कैटेगरी हो गई, फ्रंट रनर कैटेगरी हो गई और एटसेट्रा तमाम चीज़ें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी और एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, एंड दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होती है तो उसमें काफ़ी इनस्टेबिलिटी रहती है, लेकिन अगर प्रोग्रेसिव रहेगी तो ये स्टेबल डेवलपमेंट होती है। और यही चीज़ हमें नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है कि हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो काफ़ी तेज़ी से आगे डेवलप कर रही है। क्लियर हो गया क्या चीज़ है? सो बेनिफिट हम लोगों ने देख लिए हैं, ड्रॉबैक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिए थे। तो दिस वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इंट्रोडक्शन के लिए शुरू में आप ये दिखा दीजिएगा कि आखिर में ट्राइबल का कंपोजिशन कितना है। ट्राइबल का कंपोजिशन जैसे अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो नियर अबाउट 8%, मतलब कि 8% से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि नियर अबाउट 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब ये जो 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है इसको 705 ग्रुप में डिवाइड करके रखा गया, यानी आइडेंटिफिकेशन की गई है 705 ग्रुप की। 700 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है। ये लोग जो रहते हैं वो नियर अबाउट 25% ऑफ द टोटल लैंड एरिया पर रहते हैं, और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इनका एरिया है वो लगभग 1/4 ऑफ द एरिया है जहाँ पर ये लोग नॉर्मली रह रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करिएगा। अब यहाँ पर एक जो ये राइटअप लिखा गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटअप, और इसको एज इट इज़ याद करने के लिए बोला जा रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है लाइंस लिखी गई हैं। इन लाइंस पे अगर आप देखेंगे जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन कल्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, और अभी हम लोगों ने बात किया कि कल्चर इज़ अ प्राइवेट अफेयर।
सो इट इम्पोजेज अ होमोजीनियस कंज्यूमरिस्ट कल्चर, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि whenever there will be intermingling or intermixing of the culture, there would be a new culture, there would emerge a new culture and that culture would be homogeneous, वो homogeneous culture रहेगा. And value system in each society. The law of dynamics is universally applied to every society and tribal society is no exception, क्योंकि anyway पीपल आर पीपल, और अगर किसी का मॉडिफिकेशन हो रहा है या फिर उसके चेंजेस आ रहे हैं तो एनीवे वहाँ पर जो चेंजेस रहेंगे वो तो लगभग हर जगह पर सेम देखने को हमें मिलेंगे, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी हो या फिर हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी हो, दोनों में ही कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. दस द ट्राइबल सोसाइटी एक्सपोजर टू द फोर्स ऑफ चेंज, तो चेंज होना ही होना है बोथ इंडिजिनस एज वेल एज एक्सोजिनस. यही यहाँ पर दिक्कत है. जब भी डेवलपमेंट किया जाता है तो ये मान के किया जाता है कि हम लोग प्राइवेट अफेयर में नहीं इंटरफियर करेंगे, पब्लिक अफेयर में केवल और केवल डेवलपमेंट करेंगे. लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब भी डेवलपमेंट की जाती है तो नॉर्मली कल्चरल डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है. अब ये डेवलपमेंट आप एजुकेशन की वजह से बोल सकते हैं, वेस्टर्नाइजेशन के वजह से बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज़ द इम्पैक्ट विच पीपल आर एक्चुअली फेसिंग. और ये इम्पैक्ट के कारण से बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूडिनल चेंज एंड कल्चरल चेंज हमें देखने को मिल जाती है. और इसी कारण से अल्टीमेटली जो पब्लिक अफेयर है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अफेयर के साथ में मिल जाता है और इनका कल्चर भी कहीं ना कहीं इंडिजिनस और एक्सोजिनस दोनों ही तरीके से चेंज होता है. एंड दिस हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ कंसिक्वेंटली. 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि एनिमल वेलफेयर, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. 1972 से लेकर के इनफैक्ट जो है वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व करने के बारे में बात करते हैं, और इसी कारण से 1974 में हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, टाइगर कंजर्वेशन हम लोगों ने शुरू किया था. उसके बाद से फिर हम लोगों ने क्या किया, 1972 में जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला गया, तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही एक पॉइंट ये रखा गया कि जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, मतलब कि एनिमल क्रुएल्टी है, उसको हमें रोकना होगा. एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी. और इसी वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी में एक पॉइंट आ जाता है, दैट इज स्नेक कैचिंग. जैसे कि क्या है कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं या स्नेक कैचिंग होती है वो इलीगल, उसको मना कर दिया गया है. स्नेक चार्मर्स मतलब वही समझिए कि जो सपेरा होता है वो अपनी बीन बजा करके जिस तरीके से सांप को जो है वो कह सकते हैं कि अपनी बात मनवाता है या जो भी करता है, तो वो एक तरीके से इलीगल अफेयर बन गया. इनफैक्ट सांप को रखना भी एक तरीके से लीगल अफेयर है. दिस इज़ नॉट यू कैन से कि परमिटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. अब इससे दिक्कत ये हो गई कि हमारे यहाँ पर ट्राइब है, दैट इज़ कालबेलिया ट्राइब, जो राजस्थान की ट्राइब है, बेसिकली जैसलमेर के एरिया में, जोधपुर के एरिया में मिलती है. तो उस एरिया में जो ये कालबेलिया ट्राइब है, ये कालबेलिया ट्राइब एक्चुअल में इनका जो कल्चर था वो स्नेक चार्मर का ही हुआ करता था. लेकिन जब से ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मना कर दिया गया है, अब उनका ये जो ट्राइबल कल्चर है वो कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट हो गया है. सो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नॉर्मली हम करते हैं कि हम एक पॉजिटिव व्यू के लेकर के जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट प्राइवेट लाइफ को भी करता है, जो कि हम लोग कालबेलिया के फॉर्मेट में देख ही लिए हैं. तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट इसी तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल पीपल है दे आर यूजिंग इंडिजिनस और यू कैन से द ट्रेडिशनल टेक्निक्स फॉर डिफरेंट अदर लाइफ स्टाइल वर्क्स. जैसे घर बनाना है इनको, तो ये अपने वही पत्तों से या फिर जो भी जंगल की चीज़ें उससे बनाया करते थे. मेडिसिनल हो गया तो सेम वही चीज़ें ट्रेडिशनल चीज़ों से ही लेकर के आते थे. लेकिन दिक्कत अब ये हो गई ग्लोबलाइजेशन के कारण से, नाउ दे हैव आर्किटेक्चरल टेक्निक्स एंड बेस्ड ऑन दोज आर्किटेक्चरल टेक्निक्स दे आर ऑल्सो यूजिंग द मॉडर्न वेज. और इस कारण से जो उनका ओरिजिनल या फिर बोल सकते हैं जो उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो गया, और ये भी कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है. तो एक तरफ आप बोल सकते हैं यस दे आर इम्पॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट की ज़रूरत भी है, क्योंकि अर्थक्वेक और बहुत तरीके के डिज़ास्टर्स आते हैं जो कि उनको मॉडर्न टेक्निक ही बचा सकता है. ऑन द अदर हैंड यही मॉडर्न टेक्निक्स के कारण से कहीं ना कहीं इनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो भी इम्पैक्ट होते आ रहा है. सो बोथ आर यू कैन से गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ में ही चलते हैं. बस हमें क्या करना होता है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि डेवलपमेंट तो इम्पॉर्टेंट है, वी नीड डेवलपमेंट, बट वी शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेट अफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल, स्पेशली द कल्चरल पार्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल. तो इस तरीके से आप अल्टीमेटली नोट करेंगे और इस तरीके से कंक्लूड करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे. समझ आ गया क्या चीज़ है? किसी कोई डाउट होगा तो यहाँ पर बगल में जो चैट बॉक्स चल रही है वहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चंस को लिख देंगे एंड विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस
क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल। आखिर में वो कौन कौन से प्रोग्राम है या कौन कौन से कह सकते हैं कि प्लान्स लाए गए हैं जिसके बेसिस पर ट्राइबल सोसाइटी को डेवलप करने के बारे में बातें कही जाती है। गवर्नमेंट ने क्या क्या बेसिकली प्लान ले आए हैं इसके बारे में आपको ये बताना है यहाँ पर। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, लेकिन इसको क्वेश्चन को उठाने के पीछे मकसद क्या था उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल सुनिए पहले क्या करना चाहिए इसमें। सबसे पहले यहाँ पर जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सो लेट मी राइट इंट्रोडक्शन, जब आप लिखेंगे सो इंट्रोडक्शन में आपको सिंपली बताना है कि आखिर में ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या है। सो दीज आर ट्राइबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ट्राइबल प्रॉब्लम्स। अब उसके पीछे कारण ये है, या फिर एक और बात बता सकते हैं, ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बता दीजिए। सो दिस इज़ ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने ऊपर जो बात किया है कि नियर अबाउट 8% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन आर देयर इन द कंट्री। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को लेकर के 8% पॉपुलेशन है जो कंट्री में रहती है, और ये जो रहती है वो नियरली जो होती है इस ट्राइबल पॉपुलेशन का 12% रहती है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में। ठीक है, लगभग 0.96% हुआ, टोटल मार करके 0.96% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो गया, टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर केस यही है कि आप ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा एक मैप ड्रॉ करके जो गुहा साहब ने बता रखा है कि आखिर में ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर कैसा है। इंडिया का मैप ड्रॉ करके दिखा दीजिए कहाँ पर कौन सी नेग्रिटो पाई जाती है, कहाँ मंगोलॉयड है, कहाँ पर क्या है। दिस मैप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 1 में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। बस ये ध्यान रखिएगा, गुहा का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हालांकि 3 क्लासिफिकेशन है, गुहा, रिस्ले और हटन, लेकिन गुहा वाला लिखिएगा, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ये हो जाएगी। फिर इसके बाद से आपने क्या करना है कि एक फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ कर देना है। तो दिस इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपने दिखाना है कि आखिर में ट्राइबल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सो ट्राइबल प्रॉब्लम्स के बारे में आपने यहाँ पर बताना है एक फ्लो चार्ट बना करके। अब ये प्रॉब्लम इनकी आप तमाम तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 तरीके से इनको डिवाइड कर रहा हूँ। एक है पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दूसरा है सोशल प्रॉब्लम, सोशल एंड कल्चरल बता सकते हैं, और तीसरा प्रॉब्लम आप लिख दीजिएगा दैट इज़ कल्चरल है ये। तीसरा प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो दिस इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम जब सॉल्यूशन भी लिखेंगे तो इसी हेड पे लिखेंगे। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम में तमाम बातें आ जाएंगी, जैसे कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, तो दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन हो गया। प्लस दूसरी चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं है, आइसोलेशन, हमें मतलब आइसोलेशन फेस करना पड़ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें आ जाएंगी। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन इज ऑल 3 हेड्स, यानी कि लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज फाइनेंसेस। और यही कारण है कि इनफैक्ट जब शेड्यूल्ड एरियाज़ बनाए गए थे, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को बनाया गया, तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में इसी वजह से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। इनफैक्ट शेड्यूल 6 में ज़्यादा ही ऑटोनॉमी दे दी गई है। तो ये बात यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा आप ये बता देंगे कि इनके प्रोटेक्शन के लिए वी हैव यू कैन से कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो दिस इज़ NC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल। और इनफैक्ट ये आर्टिकल नंबर 338A के दौरान में दिया गया है, जो अमेंडमेंट के थ्रू अलग कर दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 335 ये बताता है कि आखिर में सर्विस और पोस्ट क्लेम कर सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोग। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं जहाँ ट्राइबल प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। सोशियो कल्चरल के बारे में भी इसी तरीके से आप ये बता सकते हैं कि दे आर फेसिंग इंक्रोचमेंट। ठीक है, बाहर के लोग आ रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, इनकी फील्ड पर काम कर रहे हैं, और तमाम अदर चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं। इकोनॉमिक रीजन में यहाँ पर ये बता देंगे द कंट्री इन द सेंस कि द ट्राइबल पॉपुलेशन दे आर लिविंग इन कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी में रहते हैं और इनकी कम्युनिटी ओनरशिप रहती है। तो जो ओनरशिप है दिस इज़ ऑल्सो कम्युनिटी ओनरशिप। तो दिस इज़ कम्युनिटी ओनरशिप, और कम्युनिटी ओनरशिप होने के कारण से ही यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म नहीं है। इंडिविजुअलिज्म नहीं होने के कारण से अब दिक्कत ये हो जाएगी, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी बेनिफिट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एड आते हैं, तो जो भी यहाँ पर फंड्स एंड एड्स आते हैं, फंड्स एंड एड्स, वो इन तक पहुँच नहीं पाता है। प्लस अवेयर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, और एजुकेशनल लेवल भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि एडवांस एजुकेशनल लेवल जो होती है वो पुअर है। तमाम अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन को देखने पड़ जाते हैं। तो ये पॉइंट आप अल्टीमेटली यहाँ पर लिखेंगे।
अब यहाँ पर बताएंगे कि आखिर में व्हाट ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रपोज्ड और स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो आखिर में गवर्नमेंट ने स्टेप क्या लिए हैं, तो गवर्नमेंट जो स्टेप लिए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसको 3 हेड में फिर से डिवाइड करके लिख सकते हैं कि आखिर में पॉलिटिकल तरीके क्या किए गए हैं, सोशल तरीके क्या किए गए हैं और इकोनॉमिक तरीके क्या लिए गए हैं। सो दिस इज़ इकोनॉमिक एरियाज़। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या पॉलिटिकल तरीके में आप यही बोल देंगे कि पेशा जो पंचायती राज एक्सटेंशन है इन द शेड्यूल्ड एरियाज़ उसको एक्सटेंड किया गया है। सिमिलरली इनको एम्पावरमेंट दी गई है, सो वेरियस एम्पावरमेंट प्रोसीजर्स हैव बीन गिवन। कई जगहों पर इनको एग्जम्पशंस दी गई है, सो दिस इज़ एग्जम्पशंस। इनके प्रोटेक्शन के लिए इनर लाइन परमिट का भी इस्तेमाल किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी इसके अलावा बोल सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस एरियाज़ में। इसके अलावा देयर इज़ अ मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। उसमें एक संस्था काम करती है, दैट इज़ ट्राइफेड, जो कि इनके हित के लिए इनके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। सिमिलरली सोशल के लिए आप ये बोल सकते हैं इनके कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए भी तमाम चीज़ें की गई हैं। इकॉनमी के लिए बोल देंगे अगेन ट्राइफेड इज़ डूइंग ट्रेमेंडस जॉब। ट्राइफेड जो होती है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, दिस इज़ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। सोशल में आप हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के प्राइमरली यहाँ पर करिएगा। और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं उनको भी काफ़ी अच्छा वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। इंडिया लेवल पर तो खैर रिकॉग्नाइज़ किया ही जा रहा है, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए केवल और केवल बातें करने से कुछ होगा नहीं, स्कीम्स भी आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। सो यू नीड टू डिस्कस एंड राइट सम ऑफ द स्कीम्स। जैसे एक ये बोल सकते हैं कि PVTG का, दिस इज़ PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप, जो कि 75 आइडेंटिफाई किए गए हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन करना। सो दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन करना, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज ये लोग इंडेंजर्ड हैं, संख्या भी इनकी कम है, और दूसरी चीज़ दे आर, ये बोल सकते हैं कोसों दूर हैं ये किससे, टेक्नोलॉजी से और मॉडर्निज्म से। और इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि इन पर हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा माइनर फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं। सो माइनर फॉरेस्ट राइट के ज़रिए हम ये बोल सकते हैं कि इनको कुछ हद तक ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई है। सो दिस इज़ ऑटोनॉमी यहाँ से दी गई है। सिमिलरली इसी तरीके से वन बंधु कल्याण योजना, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो ये सब जो होता है स्कीम्स लेकर के आई गई हैं, जो कि हेल्थ, जैसे प्रोजेक्ट सनराइज़ हो गया, सो दिस इज़ प्रोजेक्ट सनराइज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे हेल्थ और एजुकेशनल प्लान्स निकाले गए हैं, हेल्थ एंड एजुकेशनल प्लान्स, जिसके बेसिस पर यहाँ के एरिया को डेवलप कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो हो गया जो मेन जनरल बातें हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी जो जनरल वे में आपको लिखनी होंगी, जो आप लिखेंगे। फाइनल जब आप कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में आप यही बोल सकते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट कर रही है, बट देयर आर लॉट मोर चैलेंजेस दैट गवर्नमेंट आर फेसिंग, एट द सेम टाइम ट्राइबल पीपल आर ऑल्सो फेसिंग, वे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द चैलेंजेस। तो यहाँ पर जब आप कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में आप चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ कंक्लूजन, यहाँ पर आप चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, और चैलेंजेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट सेशन में। सो उसी को यहाँ पर आप जिस्ट फॉर्मेट में बना करके आप लिख देंगे। इज़ इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा राइटअप दिया गया है, जो कि आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो GS हो, चाहे एथिक्स हो, या फिर आपका ऐसे का पेपर हो, या फिर हमारा ऑप्शनल का ही पेपर क्यों ना हो। ये जो दिया गया है ये काफ़ी अच्छा है और बढ़िया राइटअप है, इसको आप लोग रट्टा मार करके रखिएगा। मतलब स्पेशली आप इसके आइडिया को तो रखिएगा ही, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर वेलफेयर ऑफ ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब जैसे क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए शुरू में यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान्स बनाए गए थे। जैसे क्या होता था कि आप सबको पता है कि हम केवल और केवल ट्राइबल प्लान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी, इनफैक्ट 705 आइडेंटिफाइड ट्राइब्स हैं और 705 तरीके के डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट यूनिकनेस है। सो वी कैन नॉट जनरलाइज एंड जस्टिफाई आवर एक्शंस इन द नेम ऑफ ट्राइबल प्लान्स। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ठीक है एक ही प्लान 10 लोगों को लेके चलेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाई वी नीड टू मेक ट्राइबल सब प्लान्स। और ये जो ट्राइबल सब प्लान है वो यही शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट और डेवलपमेंट एक्शन प्लान के एजेंडा के अंतर्गत आता है। शुरुआती दिनों में जो होता है एक फंड्स दिए जा रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज़ को, और यहाँ से ट्राइबल सब प्लान के बेसिस पर अब जो है काम किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि काफ़ी ज़्यादा ये रिडंडेंट होती आ रही थी। बहुत सारी अगर डिपार्टमेंट्स हो जाएंगी तो देयर विल नॉट बी, यू कैन से कि कोहेरेंस नहीं रहेगा, आपस में एक कनेक्शन नहीं रहेगा, और कनेक्शन जब नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एक मिसमैच आना शुरू हो जाएगा।
ट्राइबल कल्चर्स आर डिफरेंट बट दैट डज नॉट मीन कि दे हैव पोलर अपोजिट कल्चर। काफ़ी कुछ यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर डिससिमिलैरिटी रहती हैं। लेकिन टास्क फोर्स बना देने पर ये डिफरेंट बहुत सारा बर्डन भी पड़ गया था गवर्नमेंट पे भी, और एक्शन प्लान भी नहीं हो पा रहे थे। सिंपल रीज़न, फंड्स भी हमारे पास रिलेटिवली कम ही होते हैं और ह्यूमन पावर तो बहुत ही कम है। 17-18 के बाद में 2017-18 के बाद में यहाँ पर प्लान और नॉन प्लान जो फंड्स थे उनको मर्ज कर दिया गया, और अब ये जो ट्राइबल सब प्लान हुआ करते थे इनका नाम बदल करके रख दिया गया है डैपस्ट, यानी कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल। और यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के तौर पर निकल करके आया, जहाँ से अब ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए एक नए सिरे से बातें की जाने लगी थी। इसके अलावा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान और ट्राइबल सब स्कीम ऑफ स्टेट दिया गया, यानी स्टेट वाले भी जो है अब जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, सेम वैसे ही यहाँ पर ये स्टेट वाले लोगों ने भी अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू किया, जिसके बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन और जो दूसरे सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच का ये जो गैप है जो बढ़ते आ रहा है, उस गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है, ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 275, जैसे आर्टिकल नंबर 280 आप सब लोगों को पता है किस चीज़ का है। सो दिस इज़ बेसिकली फाइनेंस कमीशन, और ये पूरा का पूरा सेंट्रल स्टेट के बीच में फाइनेंस से रिलेटेड क्या रिलेशन होना चाहिए उसके बारे में बात करता है। सो ग्रांट इन एड अंडर आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1, यहाँ पर यूनियन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द एसटी पीपल और टू रेज द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज ग्रांट इन एड दिया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को या फिर उस एरिया में। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स निकाली गई हैं, स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम्स, और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर दो स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट और जी ध्यान रखिएगा, एक है ईशान उदय, दिस इज़ ईशान उदय, ठीक है, और मतलब यही है कि ईशान से रिलेटेड ही स्कीम्स है, तो ईशान ओरिएंटेड स्कीम्स है जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इन पर काम किया जा रहा है, ये चीज़ हो जाएगी। तो दीज आर स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप स्कीम्स जो कि इनको दिया गया है। इसके अलावा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उनके लिए काम करना है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि 18 स्टेट्स में फैले हुए हैं। इनका जो काम है वो प्रिमिटिव बेसिस पर ये काम करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, सिमिलरली इनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, तो लो लिटरेसी है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है और इनके पिछड़ापन के कारण ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्रायोरिटी इज़ टू अकॉर्ड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन द सोशल इंडिकेटर्स लाइक लाइवलीहुड, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन। इनफैक्ट आपको पता होगा डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर जो 45 है वहाँ पर भी सेम यही बातें कही गई हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनका न्यूट्रिशन, उनके हेल्थ पर स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है कि आप उनका रेस करिए। सिमिलरली इसी तरीके से नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निकाला गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में एक पीओसीयू के तरीके से काम करती है और ये कंसेशनल लोन प्रोवाइड करती है टू द एसटी पीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को शुरू करने और किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। बिना फाइनेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर फाइनेंसेस नहीं दिए जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब तरीके के लोगों को तो कहाँ से वो अपना बिजनेस सेटअप कर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो बिज़नेस है वो प्रिमिटिव नेचर की ही बेसिकली देखने को मिलती है। जितने भी आपको बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट मिलेंगे नॉर्मली वो सब के सब जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से ही निकल करके आते हैं। फाइनली यहाँ पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया गया है कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन आर यूजुअली कैरीड आउट थ्रू द फंक्शनिंग ऑफ various factors, and in a country like India the tribal communities are similarly placed in their aspiration while the mainstream situational and environmental factors are creating greater hindrance to their growth and development। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब भी डेवलपमेंट किया जाता है तो उनके प्राइवेट अफेयर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो होता है हैम्पर कर जाते हैं, इम्पैक्ट कर जाते हैं। इन रिसेंट टाइम्स द गवर्नमेंट हैव गिवन मोर एम्फेसाइज टू द ट्राइबल थ्रू इंटरवेंशंस लाइक सेलिब्रेटिंग द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा है जो कि ध्यान रखना था और मेरे दिमाग से उतर भी गया था। जैसे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक नई स्कीम लाई गई है, और इनफैक्ट नई इन द सेंस कि 2017 की स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो दिस इज़ एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्टेट के कल्चर को दूसरे स्टेट के कल्चर के साथ में आपस में जोड़ दिया जा रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो है वो जोड़ा गया है गुजरात के साथ में,
सिमिलरली हिमाचल प्रदेश की जोड़ी गई है तेलंगाना के साथ में। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो कल्चर हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो बेसिक आइडेंटिटी टूल्स हैं उनको आपस में लिंक किया जा रहा है। इसके बेसिस पर हो क्या रहा है कि जो स्टूडेंट है उसको एक डिफरेंट डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही है, उसको डिफरेंट डाइवर्सिटी के बारे में पता चल रहा है। दिस इज़ बेसिकली द कल्चरल डाइवर्सिटी, इसके बारे में पता चल रहा है। और इससे क्या है कि जो भारत है वो इंटीग्रेटेड इंडिया के फॉर्मेट में देखने को हमें आगे मिलेगा। इंटीग्रेटेड इंडिया, नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं इंटीग्रेटेड इंडिया, एक भारत अखंड भारत, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि वी डू नॉट इवन नो व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, व्हाट इज द कल्चर ऑफ साउथ इंडियन पीपल, व्हाट इज द कल्चर ऑफ सेंट्रल इंडिया, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। हमें पता ही नहीं है, केवल और केवल हम किताबों से पढ़ लेते हैं, बट हमें फील नहीं आती। और जब फील नहीं आएगी तो सिंपल सी बात है, देयर वुड नॉट बी एनी अटैचमेंट। और अगर आपको अखंड भारत बनाना है तो एक अटैचमेंट होनी चाहिए। साउथ इंडिया में अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो नॉर्थ इंडिया के पीपल भी उसका सपोर्ट करें। और सपोर्ट का मतलब कोई यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं है। द नॉर्मल पीपल, जो जनरल पीपल है, द कॉमन पीपल, दे शुड प्रोटेस्ट ऑल्सो, दे शुड ज्वाइन द प्रोटेस्ट, दे शुड रेज देयर वॉइस ऑल्सो। और ये कब आएगी? जब वो साउथ इंडिया की चीज़ों को जानेंगे। दे शुड एक्सेप्ट द कल्चर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द साउथ इंडिया। और वो कैसे होगा? जब आप चीज़ों को विजिट करेंगे, देखेंगे, माइन्यूटली एनालाइज करेंगे। तो ये बात बेसिकली जो होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत की यहाँ निकल करके आती है। एंड दैट इज़ वाई वी शुड प्रोटेक्ट एंड वी शुड प्रमोट दिस स्कीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत। काफ़ी अच्छी स्कीम है और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी हमें आगे देखने को मिल सकता है इसके बारे में। चलिए खैर, तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट ट्राइबल लाइफ। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइबल से रिलेटेड, ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट इज रोल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन सोशो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में भी आ सकता है, या फिर जनरल वे में एसए में भी आ सकता है। ट्राइबल कम्युनिटी, खैर आजकल एसए का जो टॉपिक है या जो एसए का जो आइडिया है वो बड़ा ही डिफरेंट हो चुका है। फिलोसॉफिकल एसेस की जो होती है भरमार लग चुकी है, बट स्टिल वी शुड यू कैन से कि जो है हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग देखें कि आखिर में व्हाट आर द रोल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें हम तमाम बातें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं जस्ट एक जनरल वे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसका आंसर लिख करके सबमिट करेंगे। आंसर लिख करके इसका सबमिट करेंगे। लिखने को आप सारे ही लिखेंगे, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख करके भेजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या इंट्रोडक्शन लिखें, तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन। और ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन है तो ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन एकमात्र आपको रास्ता मिल जाता है। साथ में आप एक मैप ड्रॉ कर देंगे और वही जो गुहा साहब की क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को यहाँ पर आप दिखा देंगे। तो ये बन गया आपका इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद से आ जाएंगे आखिर में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए वी हैव डिफरेंट हेड्स, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में देखिए तमाम चीज़ें, जैसे एक है स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। सो दिस इज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। नॉर्थ ईस्टर्न पीपल मेनली, जैसे क्या है कि असम का जो एरिया था, तो दिस इज मान लेते हैं कि हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। तो ये जो असम का एरिया था, इस असम के एरिया को शुरुआत में महाजनपद पीरियड में तो अंग बोला जाता था, बट एक्चुअल में ये अहोम राज्य था। और अहोम राज्य हमेशा से ही, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले शुरू में स्वराज था, या फिर कह सकते हैं कि अपना अलग से किंगडम चल रहा था, लेकिन बाद में चाय की खेती के नाम पर यहाँ पर एरिया को कैप्चर कर लिया गया था और अहोम का डिक्लाइन हो गया था। तो स्वराज के लिए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए कई लोगों ने यहाँ पर काम किया, जैसे कि ताना भगत हो गए, तो दिस इज ताना भगत, ताना जत्रा भी इनको बोलते हैं। जैसे कि सिमिलरली इसी तरीके से रानी गैडिल्यू का नाम सबने सुन रखा है, सो दिस इज रानी गैडिल्यू, सो दिस इज रानी गैडिल्यू। सिमिलरली इसी तरीके से बिरसा मुंडा के बारे में भी आप देख सकते हैं, तो दिस इज बिरसा मुंडा। तो इन लोगों ने काफ़ी कुछ किया था इन द नेम ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। सब लोग हिस्ट्री में ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पढ़े होते हैं, तो ट्राइबल मूवमेंट को लेकर के काफ़ी कुछ किया गया और वो सब इंडियन कंट्रीब्यूशन, सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में आ जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, तो दीज आर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो डेवलपमेंट है उसको डेवलप करने में भी इनका काफ़ी इस्तेमाल, मतलब काफ़ी यूज़ किया गया है। ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इंडिजिनस नॉलेज, इनफैक्ट इसका आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट इवन इज़ थिंकिंग अबाउट इट कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। इसके अलावा
स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ किया जा रहा है स्पोर्ट्स को लेकर के। अब जैसे अगर देखेंगे तो दो लोगों का नाम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। वन इज़ जयपाल सिंह मुंडा, दिस इज़ जयपाल सिंह मुंडा एंड ये जो है मतलब प्राइमरली हॉकी खेलते हैं और हॉकी के लिए इनको जाना जाता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स स्पोर्ट्स को लेकर के भी। नॉर्थ ईस्टर्न पीपल में जैसे आर्चरी को देखिए या फुटबॉल देखिए या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल का काफ़ी दबदबा हमें देखने को मिल जाता है या फिर ट्राइबल पीपल का दबदबा हमें देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छा हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्ट है जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आगे चीज़ें की जा रही हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, इकॉनमी में भी काफ़ी इस्तेमाल है। सो दिस इज़ इकॉनमी। अगर इनफैक्ट हम लोग टी गार्डनिंग के बारे में जो बात करते हैं, टी प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं, तो टी प्लांटेशन भी यहाँ पर दो ट्राइब हैं जो करती हैं। एक ट्राइब है जिसका नाम है टंगसास और दूसरी ट्राइब है उसका नाम है सिंगपोज। तो दीज आर सिंगपोज। और ये जो दोनों के दोनों ट्राइब है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। तो दिस इज़ अरुणाचल ट्राइब। हालांकि जो होता है खेती जो की जाती है असम वाले बेल्ट में की जाती है, बट अरुणाचल ट्राइब है। और ये जो टी गार्डनिंग का इनके पास में आर्ट है, टी गार्डनिंग की जो कल्चर है उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक कल्चर है। इसके अलावा इनके जो फोक डांस फोक आर्ट है, सो दिस इज़ फोक डांस फोक आर्ट, ये भी कहीं ना कहीं जो होता है इंडिया के सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इनका नाम आता है। तो दिस इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पर भी आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स होंगे जो आप लिख देंगे और बाकी यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे यू कैन राइट इट डायरेक्टली फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर से आप यहाँ पर चीज़ों को लेकर के आ सकते हैं। फाइनली आप कंक्लूड यही करेंगे। क्या कंक्लूजन यहाँ पर लिखना चाहिए? कंक्लूजन सिंपली आप ये लिख देंगे कि आखिर में व्हाट आर द थ्रेट्स टू देयर कल्चर, बस ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया क्या चीज़ है? क्लियर? एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। कि आखिर में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किस तरीके से करती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में लिखना। सो दिस इज़ बिश्नोई कम्युनिटी। अब सबको पता होगा व्हाट इज़ बिश्नोई एक साउथ इंडिया की कम्युनिटी, इनफैक्ट चिपको मूवमेंट के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रही है। और बिश्नोई कम्युनिटी बेसिकली क्या है? दे आर, बिश्नोई मतलब 20 नोई का मतलब होता है 20 प्रिंसिपल्स। तो दे आर प्रिंसिपल्स। तो इनकी जो लाइफ होती है बेसिकली वो 20 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, जिसमें एक होती है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। एक्चुअली दे ऑल आर प्रैक्टिसिंग एनिमिज्म, यानी ये फॉरेस्ट की ही पूजा करते हैं। तो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करना ये इनका धर्म भी बन गया। यानी कि कोई भी अगर फॉरेस्ट को कट करेगा या चुराने आएगा किसी के नाम पर, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे कुछ भी हो, ये लोग अटैक करेंगे ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप सिंपली ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं कि दे आर वेरियस ट्राइब्स विच आर डिपेंडेंट एंड यू कैन से कि दे आर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड दैट इज अल्टीमेटली वी कैन से दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ वेरी ट्रेमेंडस। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो 25% ऑफ द एरिया कवरेज है वो ट्राइबल पीपल के द्वारा होता है। यहाँ पर इनफैक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 25% जो होता है एरिया वो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा है, लेकिन मोर देन 80% ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, या फिर बोल दीजिए कि जो बायोडाइवर्सिटी, दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है, वो इन लोगों के द्वारा किया जाता है। इन लोगों का मतलब ट्राइबल पीपल के द्वारा किया जाता है 80% से ज़्यादा जो मतलब कंजर्वेशन है। इसके अलावा हम लोग ये बोल सकते हैं कि तमाम तरीके के और भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टेक्निक्स ली जाती हैं, जैसे कि फॉरेस्टेशन ये लोग करते हैं। फॉरेस्टेशन इनके पास में अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं। सो दीज आर ट्रेडिशनल टेक्निक्स। किस तरीके से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर के आना है उसके बारे में भी इनको पता होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हम लोगों ने इसको लेकर के डिस्कशन ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर लिया है, कोई नया पॉइंट यहाँ पर निकल करके नहीं आ रहा है जिस पर हम लोग डिस्कशन करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 2-3 सेशन से डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बातें की गई हैं। सो इसको लिख करके आप लोग टेलीग्राम करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक सबको पता ही है, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल लीजिएगा। इसके बारे में आप लोग लिख करके सेंड करिएगा आंसर। ये हमारा टॉपिक ट्राइबल का कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को रीड करने का मन करेगा तो आप योजना मैगजीन रीड कर लीजिएगा। योजना जो जुलाई की आ रखी है 2022,
उसको आप रेडी कर लीजिएगा। हालांकि बहुत सारे वेग फैक्ट भी हैं जो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, जैसे तमाम केस स्टडीज़ वगैरह दी गई हैं जो आपके रिलेटेड है स्टेट स्पेसिफिक, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की एक केस स्टडी है, उड़ीसा की एक केस स्टडी है, दैट इज समहती, दिस इज समहती प्रोजेक्ट, समहती प्रोजेक्ट। ये जो केस स्टडी है इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए दिस इज उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा स्टेट। इस प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ कवर किया गया था इसमें। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा था कि जैसे क्या न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें ये बोला गया है कि मदर टंग में, यानी कि मदर लैंग्वेज में ही जो है प्राइमरी एजुकेशन दिया जाना है। तो प्राइमरी एजुकेशन में अब ट्राइबल पीपल के लिए हो गया कि यार ट्राइबल लैंग्वेज में दिया जाना चाहिए, और अगर ट्राइबल लैंग्वेज में अगर देंगे तो सबसे पहले वी नीड टू ट्रेन आवर टीचर्स, हमें पहले ट्रेन तो करना पड़ेगा। तो ट्रेन करने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक ट्रेनिंग कैंपेन चलानी पड़ेगी, हमें एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो उसी इंस्टीट्यूशन, उसी प्रोजेक्ट, उसी तरीके से काम करने के लिए उड़ीसा ने ये समहती प्रोजेक्ट निकाला है फॉर द प्रोटेक्शन, और यू कैन से कि फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। सो दिस इज फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। बस यही प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो बस ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे। ट्राइबल के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और आंसर राइटिंग करिएगा। इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्वेश्चन आपके सारे लगभग हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टॉप करेंगे यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।